ध्रुव ने फिर वही बात उठाई, तलाक। पहले मैं लड़ती थी, रोती थी, समझाने की कोशिश करती थी। इस बार नहीं। वो मेरे सामने सोफे पर बैठा था, मोबाइल पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था। चेहरा चिड़चिड़ा, जैसे मैं बस उसका वक्त बर्बाद कर रही हूं। मैंने चुपचाप उसके वकील का भेजा हुआ ड्राफ्ट पढ़ा। संपत्ति में 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट। 5 करोड़? मैंने कलम उठाई, एक जीरो और जोड़ दिया। 50 करोड़। इसके कम में साइन नहीं करूंगी। ध्रुव ने सिगरेट जलाई, धुआं हवा में छोड़ा। आरोही, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? चांद मांग रही हो? मैं मुस्कुराई। शायद। पर अगर मेरे पापा की कंपनी ने तुम्हें फाइनेंस नहीं किया होता, तो आज तुम राजधानी ग्रुप के एमडी नहीं होते। 50 करोड़, ध्रुव। वरना ये ड्रामा लंबा चलेगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का आखिरी कश लेकर एशट्रे में मसल दिया। मैंने उसके चेहरे पर वो ठंडी चुप्पी देखी, वही जो हमेशा आती थी जब उसे पता नहीं होता था क्या कहना है। हमारी शादी को 7 साल हुए थे। बिना बच्चों के, बिना प्यार के भी, शायद। दूसरे साल से ही उसकी जिंदगी में रिया आ गई थी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसने हाल ही में प्रेगनेंसी की लाइव स्ट्रीम की थी। उसी रात वो वीडियो वायरल हो गया था और सबको पता चल गया कि मेरे पति किसके साथ हैं। मैं थक चुकी थी। पहले रोई थी, अब बस ठंडी हो चुकी थी। जब उसने कहा, तो तुम 50 करोड़ मांग रही हो? मैंने कहा, हाँ। और जल्दी से वकील को बोल दो। रिया को बच्चा अवैध नहीं चाहिए होगा ना? उसकी नजरों में गुस्सा भर आया। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम खुद नाजायज बेटे हो, ध्रुव। ये बात तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? कुछ सेकंड बाद उसने अपने वकील को कॉल किया। नया ड्राफ्ट बना दो, उसने कहा। बाकी क्लॉज वही रहेंगे। अमाउंट 50 करोड़। मैंने साइन किया, बिना हिचकिचाहट के। वो उठा और बोला, चलो, कचहरी चलते हैं। कचहरी की सीढ़ियों पर रिया खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, गोरी चमकती हुई, जैसे कोई फूल जो हवा में टूट जाए। ध्रुव, उसने मीठेपन से कहा, और ध्रुव तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। मैं उनके पास से निकल गई, बिना देखे। रिया ने पीछे से कहा, आरोही जी, जब आप घर खाली कर देंगी तो हमें बताना। हमें नर्सरी सजानी है। उसकी मुस्कान में जीत झलक रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर। वैसे, बधाई हो। और हाँ, मैं भी प्रेग्नेंट हूं। पर बच्चा तुम्हारे ध्रुव का नहीं है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। मैं बिना पीछे देखे निकल गई। तलाक के बाद का पहला दिन अजीब तरह का खाली था। 7 साल की शादी एक मुहर में खत्म हो गई थी। मैंने सोचा था शायद बहुत दुख होगा, पर नहीं। बस एक थकावट थी, जैसे किसी लंबी दौड़ के बाद सांसें अभी भी भारी हों। मैंने अपने पुराने बंगले से सारा सामान शिफ्ट करवाया। 2 दोस्त आए मदद करने, मीरा और निहारिका। यार, तू ठीक है ना? मीरा ने पूछा जब मैं किताबों के बॉक्स पर नाम लिख रही थी। मैंने बस सिर हिलाया। ठीक हूं। बस अब सब खत्म हो गया, यही सोच रही हूं। वो बोली, ध्रुव की फोटो जला दूं क्या? मैं हंसी, इतनी मेहनत मत कर, उसके बिना भी वो धुआं बन चुका है। नया फ्लैट छोटा था, पर अपना था। सफेद दीवारें, हल्की पीली रोशनी और बालकनी से दिखती शहर की इमारतें। शाम को मैं सोफे पर लेटी थी, आम के टुकड़े खा रही थी और फोन पर वीडियो देख रही थी, जब एक कॉल आई, अस्पताल से। आरोही जी, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं। कुछ पल के लिए सब थम गया। टीवी की आवाज, बाहर की हॉर्न, सब धुंधला हो गया। मेरे पेट पर हाथ खुद ब खुद चला गया। ध्रुव का बच्चा नहीं था ये मैं जानती थी। एक नाम मेरे दिमाग में आया और सिर में जैसे कोई भारी हथौड़ा गिरा। वो रात, वो पार्टी, वो नशा, और कबीर। मैंने उस वक्त बस बदला लेने की सोची थी। ध्रुव को दिखाना था कि मैं भी किसी और की तरफ बढ़ सकती हूं। पर अब, उस एक रात की नतीजा मेरे अंदर था। शुरुआत में मैं अबॉर्शन करवाने का सोच रही थी। डॉक्टर ने तारीख भी दे दी थी। पर जिस दिन कॉल आई, मैं वो तारीख भूल चुकी थी।
शायद जानबूझकर। सोफे पर बैठी रही देर तक, दीवार पर टिककर, पेट पर हाथ रखकर। फिर अचानक सोचा, अगर जिंदगी ने मुझे किसी को खोने की सजा दी है तो शायद अब किसी को पाने का तोहफा भी दे रही है। मैंने फैसला किया, ये बच्चा रहेगा। अगले हफ्ते मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं से लौटते वक्त याद आया, कुछ किताबें रह गई थी पुराने घर में। मैंने ध्रुव के विला की नौकरानी लिंडा आंटी को फोन किया। आंटी, मैं बस किताबें लेने आऊंगी, बाहर ही से ले लूंगी। वो बोली, ठीक है बेटा, तैयार रख दूंगी। जब मैं पहुंची तब तक सब सामान दरवाजे पर रखा था। बस मैंने इतना नहीं सोचा था कि ध्रुव और रिया भी उसी वक्त घर लौटेंगे। रिया की शक्ल देखकर लगा जैसे किसी ने उसे बहुत डांटा हो। वो झल्लाकर कार से उतरी, ध्रुव पीछे पीछे। आरोही, अब क्या लेने आई हो? रिया बोली, उसकी आवाज में थकान और जलन दोनों थी। मैंने बैग उठाया, अपनी किताबें, और कुछ नहीं। ध्रुव पास आया, भौहें सिकोड़कर। तुम झूठ बोल रही हो, बहाना है ये। मैंने उसकी आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए। अब हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। और हाँ, तुम्हें और रिया को शुभकामनाएं। 100 साल जियो, बच्चा पैदा करो, परिवार बसाओ। वो कुछ कहने ही वाला था कि मैंने मुड़कर कहा, ध्रुव, याद है उस रात तुमने कहा था, अगर मैं इतनी काबिल हूं तो किसी और मर्द के पास चली जाऊं? खैर, तुम्हारी बात मान ली। वो कुछ पल सन्न खड़ा रहा। मैंने कार का दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और निकल गई। शाम की धूप शीशे पर पड़ रही थी, हल्का सुनहरा रंग। कभी सोचा नहीं था आजादी इतनी शांत भी लग सकती है। डिवोर्स के 1 महीने बाद की शाम थी। मैं अपने नए घर की बालकनी में बैठी थी, नींबू पानी का गिलास, फोन पर कुछ पुराने गाने और पेट पर हल्की हथेली रखे सोचती हुई कि अब जिंदगी शायद ऐसे ही रहेगी, सीधी, शांत, थोड़ी अकेली। तभी नीचे से हॉर्न की हल्की आवाज आई। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर फिर वो लगातार बजती रही। मैंने रेलिंग से झांका, नीचे एक कार खड़ी थी, सफेद। ड्राइवर की सीट पर वही चेहरा जिसे मैंने देखने की उम्मीद नहीं की थी। कबीर। सूट पहने, बाल थोड़े बिखरे, लेकिन मुस्कुराहट वही, शरारती, बेफिक्र। वो नीचे से चिल्लाया, बहुत टाइम ले लिया मुझे इग्नोर करने में, आरोही। मेरे हाथ से गिलास फिसलते फिसलते बचा। ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया, फिर नीचे गई। दरवाजा खोला तो वो बिल्कुल सामने था। हेलो मिस डिवोर्सी, उसने कहा, वही पुराना मजाकिया टोन। मैंने आंखें तरेरीं। कबीर, ये टाइम है मिलने का? क्या चाहिए तुम्हें? उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से पेपर बैग थमाया। तुम्हारी रिपोर्ट्स ली थी हॉस्पिटल से, सोचा खुद दे दूं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तू वहां क्या कर रहा था? कनेक्शंस हैं मेरे। और थोड़ी चिंता भी थी, उसने कहा, बिल्कुल नजरें नहीं चुराईं। कुछ पल हम दोनों खामोश खड़े रहे। हवा में नीम की खुशबू थी। कबीर ने धीरे से कहा, वो रात भूल गई क्या? मेरे भीतर कुछ हिल गया। वो गलती थी, कबीर, मैंने धीमे से कहा। नशा था, गुस्सा था, कुछ और नहीं। वो हल्का सा हंसा, शायद तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए नहीं। उसकी आंखों में वो अजीब सी ईमानदारी थी, जो मैं देखना नहीं चाहती थी। कबीर, मुझे अकेला छोड़ दो। ये बच्चा मेरा फैसला है, मेरा जिम्मा है, मैंने कहा। मुझे पता है, उसने जवाब दिया, पर मैं इसमें अकेला नहीं हूं। वो बच्चा मेरा भी है। उसका लहजा शांत था, पर उसमें ऐसा यकीन था कि मैं पल भर को बोल ही नहीं पाई। और हाँ, उसने जोड़ा, तुम्हें ड्राइव नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा थकान मत लो। चलो, मैं छोड़ देता हूं। मैंने भौहें उठाईं। मेरे ही घर में छोड़ने आए हो क्या? वो मुस्कराया, हाँ, बस अंदर तक, फिर चला जाऊंगा। कबीर घर के अंदर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई। अच्छा है, अपने जैसा घर बनाया है तुमने, सादा पर सुकून भरा। और तू वही पुराना बकबकू है, मैंने कहा, पर होंठों पर मुस्कान आ गई थी। वो किचन में चला गया, जैसे घर उसका ही हो। कुछ खाना है?
उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा, मूड नहीं है। तो मैं बना देता हूँ, फिर मूड आ जाएगा। 5 मिनट में किचन से पनीर और अदरक की खुशबू आने लगी। मैं सोफे पर बैठी उसे देख रही थी। इतना आसान कैसे था उसके लिए ऐसे लौट आना, जैसे बीच में कोई साल बीता ही नहीं। खाना परोसते हुए उसने कहा, सुना है तुम बहुत गुस्से में रहती हो। डॉक्टर ने कहा, माँ को खुश रहना चाहिए। तू डॉक्टर कब बना? जब से बाप बनने वाला हूँ, उसने कहा, बिल्कुल सीधा। वो जवाब मेरे अंदर कहीं गहराई तक बैठ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस प्लेट में रोटी तोड़ी और पहली बार महसूस किया, बहुत दिनों बाद कोई था जो मेरे सामने बैठा था, बिना कोई उम्मीद रखे, बस मेरे साथ। उस रात जब वो गया, दरवाजे से बाहर निकलते वक्त पलटकर बोला, कल फिर मिलूंगा और इनकार मत करना, मैं अब चला नहीं जाऊंगा। दरवाजा बंद हुआ तो मैंने दीवार से टिककर आंखें बंद कर ली। मन में हल्की मुस्कान आई और एक डर भी। कभी कभी जिंदगी वही लोग लौटा कर देती है जिनसे हमने भागना सीखा होता है। कबीर फिर अगली सुबह आ गया। मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी, बालों में क्लिप उलझी हुई थी। वो बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर अंदर आया, जैसे रोज का सिलसिला हो। तुम्हें लगता नहीं मैं कोई दरबान रखूं घर के बाहर? मैंने कहा। वो बोला, अगर रख लिया तो मैं रोज चाय कौन पिलाएगा? उसकी बात पर अनचाही मुस्कान आ गई। वो दिन ऐसे ही गुजरने लगे। हर सुबह वो आता, कभी फल लेकर, कभी टिफिन में नाश्ता, कभी यूं ही बातें करने। पहले पहले मुझे झुंझलाहट होती थी, पर धीरे धीरे उसकी मौजूदगी घर के माहौल में घुलने लगी, जैसे हल्की धूप दीवार पर फैल जाए और तुम्हें पता भी न चले। वो जिद करके मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता, गाड़ी हमेशा खुद चलाता। मैं कहती, कबीर, मैं खुद जा सकती हूँ। वो मुस्कराता, तुम्हें पता है, प्रेगनेंसी में वार्निंग लाइट जितनी जल्दी जलती है, उतनी जल्दी बुझती नहीं। अब सीट बेल्ट बांध लो। रास्ते में वो लगातार बातें करता। सुबह उल्टी होती है? खाने का मन किस चीज का करता है? तेरा फेवरेट कलर अब भी हरा है। मैं बीच बीच में उसे घूरती रहती। कबीर, तू इतना बोलता कैसे है? सांस नहीं रुकती क्या? तुमसे सीखा है, उसने कहा और फिर हंस दिया। अस्पताल के चेकअप में डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो कहा सब नॉर्मल है। कबीर ने इतनी राहत की सांस ली जैसे किसी ने उसे फेल होने से बचा लिया हो। वो डॉक्टर से 100 सवाल करने लगा, क्या इसे ज्यादा सोना चाहिए? चाय पी सकती है? चलते वक्त हाथ पकड़ू क्या? डॉक्टर मुस्कुराई, आप पहले पिता बन चुके हैं क्या? कबीर बोला, नहीं, लेकिन बनने वाला हूं। उस पल मैं नजर झुका गई, अंदर कुछ हल्का सा पिघल गया था। क्लिनिक से बाहर आते हुए मैंने कहा, कबीर, ये जो तू कर रहा है ना, जरूरी नहीं है। वो रुका, मेरी तरफ देखा, जरूरी नहीं, हाँ, पर दिल से है। वो जवाब बहुत साधारण था, पर उसमें कुछ सच्चाई थी जो बरसों किसी ने नहीं दी थी। हमने पास के ढाबे में चाय पी। उसने प्लेट में समोसे रखे और बोला, तुम अब सिर्फ मेरे बच्चे की मां नहीं, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो। मैंने नजरें चुरा ली। कबीर, तू छोटा है मुझसे, सिर्फ 1.5 साल, उसने कहा, और समझ से ज्यादा बड़ा। हमारी आंखें कुछ सेकंड के लिए मिली, फिर मैंने कप उठा लिया। शायद वो समझ गया, अभी बात वहीं छोड़ देना बेहतर है। उसके बाद वो मुझे घर छोड़ने आया। दरवाजे तक पहुंचकर बोला, कल फिर मिलूंगा। मैंने सिर हिलाया, बिना कुछ कहे। वो गया तो घर अजीब सा खाली लगा। पहले मुझे अकेलापन अच्छा लगता था, अब थोड़ा भारी लगने लगा था। रात को बिस्तर पर लेटी थी तो महसूस हुआ बच्चा हल्का सा हिला। मैं मुस्कराई, शायद उसने भी कबीर की आवाज पहचान ली थी। शनिवार की शाम थी। पापा का फोन आया, बेटा, आज रात एक बिजनेस पार्टी है। तुम्हारी जगह मुझे जाना था, पर तुम्हारा भाई बीमार है। तू चली जा, कंपनी की रेपुटेशन बनी रहे। मैंने थोड़ी देर सोचा। दिल नहीं था जाने का, पर मना भी नहीं कर पाई। कपड़े बदलते वक्त मेरी नजर आईने में खुद पर पड़ी। पेट थोड़ा नजर आने लगा था, छुपाया नहीं जा सकता था, पर फिर भी मैंने ढीली ड्रेस पहनी, हाई हील्स की जगह फ्लैट्स। खुद से बोली, बस जल्दी लौट आना।
होटल के बाहर जैसे ही पहुंची, दरवाजे पर कबीर खड़ा था। काले सूट में, बाल पीछे सधे हुए, हाथ में कार की चाबी घुमाते हुए। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मुस्कराया। तुम्हारी एंट्री को ग्रैंड बनाने आया हूं। मैंने आंखें घुमाई। कबीर, ड्रामा मत कर। ड्रामा नहीं, साथ चलना है। वैसे भी अंदर तुम्हारा एक्स और उसकी परफेक्ट वाइफ दोनों है। मैं ठिठक गई। ध्रुव और रिया? हाँ, उसने हल्की हंसी में कहा, और मैं चाहता हूं आज वो तुम्हें देखे जैसी तुम अब हो। मजबूत, खूबसूरत और उसकी पहुंच से बहुत दूर। अंदर हॉल जगमगा रहा था। चांदियों की लाइट्स, ग्लास के गिलासों की खनक और वही दिखावे वाली मुस्कुराहटें। कबीर ने मेरा हाथ थाम लिया। आराम से चलो, स्टेज तुम्हारा है। कई लोगों ने आकर बात की, पुराने बिजनेस पार्टनर, फैशन इंडस्ट्री के लोग। और फिर मैंने उसे देखा, ध्रुव। रिया उसके साथ थी, सफेद गाउन में, पेट उभरा हुआ, चेहरा बेजान सा, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। हमारी नजरें मिली। कुछ पल का सन्नाटा, फिर वही ठंडी दूरी, जैसे हम कभी एक दूसरे की जिंदगी में थे ही नहीं। मिसेस कपूर, जो मेरे पुराने क्लाइंट की पत्नी थी, मेरे पास आई। आरोही, तुम तो पहले से भी ज्यादा ग्लो कर रही हो। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, शायद सुकून की वजह से। और पीछे रिया का चेहरा तमतमा गया। कुछ देर बाद वो खुद आ पहुंची, अपनी वही मिठास से भरी आवाज में। आरोही जी, आप अकेली आई हैं? मैंने उसकी ओर देखा, फिर कबीर की तरफ इशारा किया। नहीं, अकेली नहीं। कबीर वहीं खड़ा था, एकदम सहज। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, कबीर मेहता। रिया के होठों पर नकली मुस्कान आ गई। ओह, तो अब तुम आरोही के मंगेतर, उसने बीच में ही कह दिया। हॉल में जैसे हवा थम गई। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या मजाक है? मैंने शांत आवाज में कहा। मजाक तो तब था जब तुमने अपनी इमेज के लिए किसी और की जिंदगी तोड़ी थी। ये सच है, ध्रुव। मैं अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं। रिया कुछ कहने लगी, पर उसकी आवाज कांप गई। कबीर ने उसका ग्लास टेबल पर रख दिया। शायद तुम्हें पानी की जरूरत है। शर्म की नहीं, लेकिन पानी की। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी छिपी नहीं। रिया ने आंसू पोंछे। ध्रुव ने उसे संभालने की कोशिश की। मैंने बस कहा, कबीर, चलो। हम दोनों बाहर निकल गए। लॉन में ठंडी हवा थी, शाम का आसमान गहरा नीला। मैंने धीरे से कहा, तूने वो मंगेतर वाला ड्रामा क्यों किया? वो मुस्कराया। क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है। बस कभी कभी वक्त पहले बता देता हूं। उसके लहजे में खेल नहीं था, कुछ गंभीर था, कुछ साफ सुथरा। मैंने उसकी तरफ देखा, और पहली बार दिल में कोई झुरझुरी सी उठी, शायद भरोसे जैसी। वो बोला, अगली बार जब कोई तुम्हें पूछे कि अकेली आई हो, तो तुम कहना, नहीं, मैं अपने पूरे दिल के साथ आई हूं। वो बात सुनकर मैंने नजरें झुका ली। शायद पहली बार किसी ने मेरा दिल इतनी नरमी से पकड़ लिया था, बिना चोट दिए। कुछ हफ्ते बीत गए थे उस पार्टी के बाद। कबीर अब लगभग रोज आता था, कभी फल लेकर, कभी सिर्फ यह देखने कि मैं ठीक हूं या नहीं। हमारी बातचीत अब हल्के मजाक से आगे बढ़ चुकी थी, और कभी कभी उसकी नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा देर टिक जातीं। मैं अनदेखा करने की कोशिश करती, लेकिन दिल, वो तो जैसे अपने हिसाब से चलने लगा था। एक रात मैं घर पर अकेली थी। बारिश हो रही थी। बाहर सड़क पर बूंदों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी स्केच बना रही थी, अपने अगले डिजाइन की झलक, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:30। कबीर, मैंने सोचा, पर जब झांक कर देखा, तो सांस अटक गई। ध्रुव, काले रेनकोट में भीगा हुआ, चेहरा थका हुआ, पर आंखें वही जुनूनी, बेचैन। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने दरवाजे के पीछे से पूछा। वो धीमी आवाज में बोला, बस 2 मिनट, आरोही। बात करनी है। किस बारे में? हमारे बारे में। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, बस इतना कि वो अंदर न आ सके। हमारा कुछ नहीं बचा, ध्रुव। जो था, वो खत्म हो गया। वो बोला, तुम्हें नहीं लगता ये बच्चा? मैंने बीच में ही काटा। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। और नहीं, बच्चा तुम्हारा नहीं है।
उसका चेहरा कस गया। किसका है? किसी ऐसे का जो मुझसे झूठ नहीं बोलता। वो अचानक जोर से दरवाजा धकेलकर अंदर आ गया। मैं पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, शायद, उसने कहा, क्योंकि तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता। आरोही, मैं मानता हूं मैंने गलती की, लेकिन अब सब ठीक कर दूंगा। बस इस बच्चे को हटा दो। मेरे कानों में जैसे विस्फोट हुआ। क्या कहा तुमने? अगर ये बच्चा नहीं रहा तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं, उसने कहा और कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस पागलपन था। मैं पीछे हटती रही जब तक दीवार से नहीं टकराई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मत करो ऐसा, आरोही। मैं सच में तुम्हें चाहता हूं। मेरी सांस अटक गई। ध्रुव, छोड़ो मुझे। मैंने किसी तरह उसका हाथ छुड़ाया, मोबाइल उठाया और कॉल लगाया। बस नंबर डायल हुआ ही था कि उसने फोन झटक कर फेंक दिया। प्लीज, मत चीखो, उसने कहा, लोग आ जाएंगे। यही तो चाहिए मुझे, मैंने चीखते हुए कहा और पास की टेबल से फूलदान उठाकर उसकी तरफ फेंका। वो पल था जब मुझे सच में डर लगा, अपनी और उस बच्चे की जान के लिए। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। बारिश में भीगा कबीर अंदर आया, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बिजली। हाथ लगाया तो तोड़ दूंगा, वो गरजा। ध्रुव ने पलटकर कहा, ये मामला तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है, समझे? ये मेरी बीवी है। कबीर उसके पास पहुंचा, कॉलर पकड़कर बोला, बीवी? जिस दिन तूने धोखा दिया, उस दिन वो तेरी बीवी नहीं रही। अब बस एक बात याद रख, वो अकेली नहीं है। दोनों के बीच झड़प हो गई। कुर्सियां गिरीं, कांच टूटा, बारिश की आवाज और चीखें एक हो गईं। मैंने कांपते हुए पुलिस को कॉल किया। कुछ देर बाद सायरन की आवाज आई और ध्रुव को पुलिस पकड़कर ले गई। वो जाते जाते पीछे मुड़ा, आंखों में पछतावा, पर होठों पर अब भी वही जिद। मैं थककर सोफे पर बैठ गई, हाथ अब भी कांप रहे थे। कबीर मेरे पास आया, धीरे से बोला, अब सब ठीक है। मैं हूं ना? मैंने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार अपने डर से ज्यादा किसी पर भरोसा किया। और उस रात, बहुत सालों बाद, मैं किसी के कंधे पर सिर रखकर रोई। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। घर में टूटा कांच, गिरे कुशन और दीवार पर पड़े हाथों के निशान, सब किसी युद्ध के बाद की तरह दिख रहे थे। पुलिस स्टेटमेंट देने के बाद कबीर ने सब संभाल लिया। वो मेरे पास ही रहा पूरी रात। मैं बोल नहीं पा रही थी। सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छन कर आईं, तो मैंने देखा वो अब भी सोफे पर बैठा था, सिर पीछे टिकाए, आंखें बंद। उसके चेहरे पर थकान थी, पर किसी बच्चे सी शांति भी। मैंने धीरे से कहा, कबीर, थैंक यू। वो आंखें खोले बिना बोला, थैंक यू नहीं, ये मेरा हक है। उसके लहजे में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी, जो धीरे धीरे मेरे दिल की दीवारों को पिघलाने लगी थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि मुझे आराम करना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। कबीर ने तुरंत कहा, तो मैं यहीं रहूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, तू यहां रहेगा तो स्ट्रेस और बढ़ेगा। वो मुस्कराया, तो मैं शांत रहूंगा, बस तेरे आसपास। उसने अपने बगल वाले फ्लैट में किराया देकर शिफ्ट कर लिया। अब हर सुबह वो मेरे लिए नाश्ता बनाता, ओट्स, जूस और कभी कभी पराठे जब मैं जिद करती। मैं चिढ़कर कहती, इतना सब क्यों करता है तू? वो जवाब देता, क्योंकि तू मुस्कुराती है तो मेरा दिन बनता है। धीरे धीरे मैं फिर से काम करने लगी। घर से डिजाइनिंग करती थी और वो अक्सर मेरे पीछे खड़ा होकर कॉफी पीते हुए मेरे स्केच देखता। ये ड्रेस किसके लिए है? क्लाइंट के लिए। एक मेरे लिए भी बनाना। कपड़े नहीं, सब्र बना ले पहले। वो हंस देता और मुझे अपने दिल की धड़कन तेज लगने लगती। एक शाम, जब हम बालकनी में बैठे थे, हवा में हल्की ठंडक थी। कबीर ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं अब सिर्फ इस बच्चे की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से यहां हूं, तो क्या करोगी? मैंने चुप रहकर आसमान देखा, गहरा नीला, कहीं कहीं बादल। तो मैं कहूंगी, मुझे डर लगता है, मैंने धीरे से कहा। किससे? खुश होने से। वो पल भर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैं वादा नहीं करूंगा कि कभी तकलीफ नहीं होगी।
बस इतना कह सकता हूँ। जब होगी, मैं यहीं रहूंगा। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो शब्दों से ज्यादा भरोसा देता है। उस रात जब मैं कमरे में गई तो दिल बहुत हल्का था। बच्चे की हल्की हरकत महसूस हुई और अनायास मुस्कान आ गई। अगले दिन सुबह दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने खोला तो सामने लिंडा आंटी थी, वही जो ध्रुव के घर पर नौकरानी थी। बेटा, मुझे वहां अब नहीं रहना। अगर तू चाहे तो तेरे यहाँ काम कर लूं। मैंने बिना सोचे कहा, बिल्कुल आंटी। कबीर पीछे से आया, मुस्कराया, देखा, अब घर पूरा हो गया। कैसे? मैंने पूछा। घर जिसमें सुबह की आवाजें हों और रात की चुप्पी में कोई हाथ थामे, बस वही पूरा होता है। मैंने पहली बार बिना झिझके उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कहीं अंदर से महसूस हुआ, शायद अब जिंदगी सच में नई शुरू हो रही थी। जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। कबीर सुबह सुबह मेरे लिए चाय बनाता, लिंडा आंटी रसोई में खटरपटर करती, और मैं अब पहले जैसी नहीं रही थी। अंदर कहीं शांति थी, पर सुकून कभी ज्यादा देर टिकता नहीं। एक दोपहर जब मैं नए कलेक्शन के डिजाइन पर काम कर रही थी, तभी मोबाइल बजा। मीरा थी। घबराई हुई आवाज में बोली, आरोही, तूने ट्विटर देखा? क्यों? क्या हुआ? तू ट्रेंड कर रही है, और वो अच्छा वाला नहीं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने फोन खोला। स्क्रीन पर लिखा था, नीचे पोस्ट थी, एक पुरानी तस्वीर होटल के बाहर की, जहां मैं और कबीर साथ थे। किसी ने लिखा था, पति के रहते किसी और के साथ रिश्ते बनाना, यही है आज की मॉडर्न औरत। तस्वीरों के साथ झूठी बातें, टाइमलाइनें और सैकड़ों कमेंट। किसी ने लिखा, ऐसी औरतें शादी का मतलब मिटा देती हैं। किसी ने कहा, शर्म नहीं आती? दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया। कबीर कमरे में आया, मेरे हाथ से फोन लिया, सब देख लिया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर बोला, ध्रुव। मैंने सिर उठाया। क्या? ये काम उसी का है। उसकी कंपनी के पीआर वाले अकाउंट्स हैं, सब पहचान में आ रहे हैं। वो तुरंत फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगा। कबीर, रुक जा, मैंने कहा। नहीं आरोही, बहुत हो गया। अब वो सिर्फ तू नहीं, तेरे बच्चे पर भी वार कर रहा है। उसने कानूनी टीम, कुछ पत्रकारों को बुलाया। अगले 2 घंटे में वो पूरा प्लान बना चुका था। मुझे बस चुपचाप बैठकर उसे देखना था, जैसे कोई आदमी नहीं, तूफान खड़ा कर रहा हो। रात को उसने मेरा हाथ थामा। डर मत, झूठ की उम्र छोटी होती है। मैंने थकी मुस्कान दी, लेकिन उसके शब्द जहर जैसे हैं। कबीर, एक बार फैल गए तो सच से धो देंगे, उसने कहा। अगले दिन कबीर की कंपनी ने बयान जारी किया, मिस आरोही वर्मा और मिस्टर ध्रुव मेहरा का तलाक कानूनी रूप से 1 साल पहले हो चुका है। उनके खिलाफ फैलाए गए सभी अफवाहें निराधार हैं। कुछ ही घंटों में रिया का नाम भी वायरल हो गया। किसी ने उसकी पुरानी तस्वीरें, वीडियो और ध्रुव की ईमेल लीक कर दी। मीडिया अब उनकी तरफ मुड़ गया। रिया ने झूठे अकाउंट से पोस्ट की थी, यही हेडलाइन थी हर जगह। मैंने कबीर से पूछा, तूने किया? वो मुस्कराया, नहीं। मेरी माँ ने। क्या? उन्हें अपनी बहू पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं हुए। मैं हंसी, हल्की, राहत भरी हंसी। बहुत वक्त बाद मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी तरफदारी की है, बिना कहे। उस रात हम बालकनी में बैठे थे। शहर की लाइटें नीचे फैली थी, जैसे किसी ने आसमान को उल्टा कर दिया हो। कबीर ने कहा, एक बात बोलूं? हमेशा बोलता ही रहता है। वो मुस्कराया, नहीं, आज जरूरी है। जब तू चाह ले, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। मैंने आंखें बंद की। हवा में वो शांतियत थी जो तूफान के बाद मिलती है। धीरे से कहा, कबीर, मुझे सोचने दे। वो सिर झुकाकर बोला, पूरा वक्त ले ले, बस ये जान कि मैं यहीं हूं। उसके बाद जो सन्नाटा आया, वो डर वाला नहीं था, वो सुकून वाला था। कबीर का प्रपोजल मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गया था। मैंने उसे जवाब नहीं दिया उस दिन, लेकिन जब भी वो मेरे आसपास होता, सब कुछ आसान लगने लगता था, यहाँ तक कि सांस लेना भी। कुछ हफ्ते बीते। मैं 7वें महीने में थी, और हर छोटी हरकत मुझे याद दिलाती थी कि जिंदगी मेरे अंदर बढ़ रही है।
पापा और सौतेली माँ घर आए, पहली बार मेरे और कबीर के साथ बैठने। वो लोग पहले थोड़ा असहज थे, फिर कबीर ने अपने सहजपन से माहौल हल्का कर दिया। पापा ने कहा, बेटा, जो हुआ उसे भूल जा, अब जिंदगी आगे है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, सर। अब कोई पीछे नहीं देखेगा। और उस पल मुझे लगा, यही घर है। कोई बड़ा विला नहीं, कोई महंगी कार नहीं, बस वो लोग जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो। अगले महीने के बीच में मैंने कबीर को बुलाया। वो हमेशा की तरह दरवाजे पर मुस्कुराते हुए आया। क्या हुआ? सब ठीक। मैंने गहरी सांस ली और कहा, चलो शादी कर लेते हैं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, जैसे भरोसा नहीं हुआ हो। फिर हंस पड़ा, वो खुली साफ हंसी जो कमरे में रोशनी भर दे। अभी चलता हूँ सर्टिफिकेट लेने। 2 दिन बाद हम कोर्ट पहुंचे। सादा सी साड़ी पहनी थी मैंने, वो हल्का ग्रे सूट में था। जज ने पूछा, क्या दोनों अपनी मर्जी से ये रिश्ता स्वीकार करते हैं? हम दोनों ने साथ कहा, हाँ। उस वक्त किसी ने फोटो नहीं ली, कोई शोर नहीं था। पर वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा था। 2 महीने बाद सर्दियों की सुबह थी। मैं अस्पताल के कमरे में थी, दर्द और धड़कनों के बीच। और फिर एक हल्की सी रोने की आवाज आई। सब कुछ थम गया। नर्स ने छोटे से बच्चे को मेरी बाहों में रखा। बधाई हो, बेटा हुआ है। मैंने बच्चे के गाल को उंगलियों से छुआ। कबीर मेरे पास खड़ा था, आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ। देखो, हमारे जैसा ही है, उसने कहा। तुम्हारी बातों की तरह जिद्दी होगा, मैंने जवाब दिया। उसने मेरे माथे पर किस किया। आरोही, थैंक यू, इस घर को घर बनाने के लिए। कुछ हफ्तों बाद हमारा छोटा सा फंक्शन हुआ। परिवार, कुछ करीबी दोस्त और हल्की सी सजावट। कबीर ने मुझे देखकर कहा, आज तू बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी पहली बार देखी थी। थकी हुई, मैंने मजाक में कहा। वो हंसा, नहीं। पूरी रात को जब सब मेहमान जा चुके थे, हम बालकनी में बैठे थे। बेटा कमरे में सो रहा था, बाहर हवा हल्की चल रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, याद है, तू कहती थी खुश होने से डर लगता है। मैंने सिर हिलाया। अब अब नहीं लगता। हम दोनों ने नीचे शहर की लाइट्स देखीं, वही लाइट्स जो कभी मुझे खाली लगती थीं, अब अपनी सी लगने लगी थी। कई महीने बाद खबर आई, ध्रुव का नाम एक घोटाले में आया था। कंपनी उससे छीनी जा चुकी थी और वो देश छोड़कर कहीं गायब हो गया था। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ चीजें बस पीछे छोड़ देने के लिए ही होती हैं। मैंने बच्चे को गोद में लिया। उसके छोटे छोटे हाथ मेरी उंगलियों को पकड़ रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, ये दुनिया हमेशा आसान नहीं होती, पर अगर दिल साफ रखो तो रास्ते खुद बनते हैं। कबीर पीछे से बोला, और अगर कोई रोकने आए तो हम दोनों हैं न। मैंने पलटकर उसे देखा, वही चेहरा, वही भरोसा। उस पल लगा, जिंदगी ने जो मुझसे छीना था, अब उसने लौटा कर दे दिया है, थोड़ा बेहतर, थोड़ा सच्चा। 5 साल बाद सुबह की धूप पर्दों से होकर कमरे में फैल रही थी। किचन में कबीर नाश्ता बना रहा था और उनके बेटे आरव की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। पापा, टोस्ट जल गया, कबीर ने हंसते हुए कहा। फिर से मत बोलना मम्मी को, नहीं तो वो बोलेगी कि कुकिंग क्लासेस फिर से ज्वाइन करो। मैं बालकनी में बैठी थी, गोद में लैपटॉप। स्क्रीन पर वर्ड डॉक्यूमेंट खुला था, द थ्रेड्स ऑफ माई लाइफ बाय आरोही मेहता। हर शब्द मेरे अंदर से निकल रहा था, जैसे किसी पुराने दर्द की राख से नया रंग बन रहा हो। मैंने लिखा, कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम खुद को फिर से जोड़ सको। और जब तुम जोड़ लेते हो तो समझ आता है कि जो गिरा था वो वजन नहीं, बोझ था। पीछे से कबीर ने आवाज लगाई, मेम साहब, आपका लेखक मोड चालू है क्या? मैं मुस्कराई, हाँ, और डिस्टर्ब मत करना, वरना किताब का विलेन तू बन जाएगा। वो पास आया, मेरे गाल पर झुककर बोला, वो तो पहले ही था, अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं। आरव भागता हुआ आया, उसकी उंगलियां चॉकलेट से सनी थी। मम्मा, मैं बड़ा होकर पापा जैसा बनूंगा। मैंने कहा, बस एक चीज छोड़ देना, टोस्ट जलाना।
हम तीनों की हंसी एक साथ गूंजी। उस पल मुझे लगा, यही तो पूरा होना होता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई डर नहीं, बस छोटे छोटे पलों में सच्ची शांति। शाम को मैं आरव के साथ पार्क गई। वो झूले पर हंसते हुए ऊपर जा रहा था और कबीर दूर से उसे वीडियो में कैद कर रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा, वही नीला जिसमें कभी मेरा अकेलापन खो जाता था, अब वही आसमान अपने जैसा लगता था। कभी कभी सोचती हूँ, अगर ध्रुव नहीं होता, अगर वो सब दर्द नहीं होता, तो शायद मैं कभी अपने अंदर की ताकत नहीं जान पाती। कभी कभी किसी के जाने से नहीं, बल्कि खुद के बच जाने से कहानी पूरी होती है। आरव भागता हुआ मेरे पास आया, मेरी गोद में सिर रखकर बोला, मम्मा, तुम खुश हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ बेटा, बहुत। पीछे से कबीर ने कहा, और मैंने उसकी ओर देखा, तू तो है ही मेरी शांति। सूरज ढलने लगा था, आसमान पर हल्का सुनहरा रंग था। आरव झूले पर था, कबीर मेरे पास बैठा था, और हवा में वो खुशबू थी जो हर नए आरंभ के साथ आती है। कभी जो जिंदगी राख लगती थी, आज वही रोशनी बन चुकी थी। कभी जो नाम दर्द था, आरोही, अब वही कहानी बन गया था। और मैंने अपने लैपटॉप पर आखिरी लाइन लिखी, कभी कभी सही अंत वही होता है जहां दिल को फिर से शुरू होने की जगह मिलती है। समाप्त।